जय हिंद बच्चों, स्वागत है सभी लोगों का आज के सेशन में। जैसे कि इससे पहले आप चैप्टर 1 हिस्ट्री का कंप्लीट कर लिए हैं, ये आज चैप्टर 2 में करवाने वाला हूं। इसमें हम लोग एक्सरसाइज 2 हिस्ट्री का 1 शॉट देखेंगे, ठीक है। इसमें थ्योरी मैं कराऊंगा, पूरा एनसीईआरटी कवर करा दूंगा। इसके बाद यदि ये सेशन आप कर लेते हैं तो आपका एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और एक भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं बचेगा। इसके मतलब इस लेक्चर के बाद मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों करा दूंगा। लेकिन इस लेक्चर को छोड़कर आप सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर जाइएगा तो आपको दिक्कत होने वाला है, ठीक है। क्योंकि सारा मतलब जितना उत्तर रहेगा सब इसी में से आएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, दूसरा चैप्टर का नाम है समाजवाद एवं साम्यवाद, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि सर बताइए कि समाजवाद क्या होता है, ठीक है। समाजवाद वह है जिसमें संसाधनों पर सरकार का अधिकार होता है। किसका अधिकार होता है? सरकार का। सरकार कहने का मतलब कि सभी लोगों का अधिकार होता है। वैसा मतलब वैसा समाजवाद वैसी विचारधारा है जिसमें संसाधनों पर सभी लोगों का अधिकार होता है या सरकार का अधिकार होता है। सरकार कहने का मतलब कि सभी लोग का अधिकार होता है। साम्यवाद भी क्या है, ये वाला भी आगे क्वेश्चन आएगा, ठीक है। चलिए मैं एनसीईआरटी से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। ध्यान से पढ़िएगा। समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है, समाजवाद क्या है? एक विचारधारा है जिसने आधुनिक काल में समाज को एक नया आयाम दिया। मतलब आधुनिक काल कहने का मतलब जो 18वीं शताब्दी के बाद जो साल आया ना, 18वीं शताब्दी के बाद जो साल, उसी को मतलब आधुनिक काल बोला जाता है, ठीक है। जो 1700 के बाद जो आया ईस्वी, उसको आधुनिक काल बोला जाता है। इसमें होगा औद्योगिकरण होगा। 18वीं शताब्दी में क्या? उद्योगिकरण। आपको अगला चैप्टर आगे जब आइएगा हिस्ट्री में तो पढ़ाऊंगा कि उद्योगिकरण कैसे, कहां से स्टार्ट हुआ था, कैसे हुआ था, पूरा दुनिया में क्रांति कैसे हुआ था, ठीक है। देखिए, कर दिया। 19वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप, औद्योगिक क्रांति कब हुआ था? तो 19वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति हुआ था। के फलस्वरूप समाज में पूंजीपति वर्गों के द्वारा मजदूरों का लगातार शोषण अपने चरमों पर पहुंचा। मतलब कि 19वीं शताब्दी में जब क्या बोला जाता है, उद्योगिकरण हुआ। उद्योगिकरण मतलब कि उद्योग लगा जगह जगह पे। तो क्या हो रहा था कि हमारे समाज में क्या हो रहा था, जो बड़ा आदमी था वो मतलब कि मजदूर को मतलब 8 घंटा काम करवाना है, लेकिन काम का कोई घंटे निश्चित नहीं था। मतलब 12 घंटा कमा रहा है या पैसा दे रहा है 8 घंटा का। तो वैसे मजदूरों पर अत्याचार हो रहा था। पूंजीपति वर्गों के द्वारा मजदूरों पर क्या हो रहा था? जो मजदूर और विहीन समाज की स्थापना करने में, मतलब मजदूरों पर क्या हो रहा था? मजदूरों का लगातार शोषण हो रहा था, ठीक है। मजदूरों पर शोषण हो रहा था। इसके मतलब इसी के जो शोषण हो रहा था, इसके बाद में फिर क्या होता है कि आप पूरी सेशन को देखिएगा शुरू से लास्ट तक, ठीक है। क्योंकि इसको देखिएगा, इतना अच्छा लगे, एकदम कहानी जैसा आपको मैं समझाने वाला हूँ। पूरा याद हो जाएगा। आप फिर जितना क्वेश्चन आंसर रहेगा सब आप लगा दो, ठीक है। देखिए क्या हुआ कि जब क्या बोला जाता है कि उद्योगिकरण हुआ तो पूंजीपति वर्ग के द्वारा, पूंजीपति वर्ग मतलब कहने का मतलब कि राजा लोग के द्वारा गरीब लोगों का शोषण हो रहा था। तो उत्कर्ष पर था, मतलब बहुत ज्यादा शोषण हो रहा था, ठीक है। उन्हें शोषण के विरुद्ध आवाज उठाने तथा विहीन समाज वर्ग की स्थापना करने में समाजवादी विचारधारा ने अपनी अग्रणी भूमिका निभाई। यहीं से जन्म होता है कि समाजवाद का जन्म होता है, ठीक है। समाजवाद का मतलब है एक ऐसी विचारधारा जिसमें सभी लोगों का अधिकार समान होगा। सभी चीजों पर किसका अधिकार? सभी लोगों पर। मतलब सभी चीज, जितना भी संसाधन है, सरकारी चीज है, उस पर सभी का अधिकार होगा। ये नहीं होगा कि राजा मतलब कि प्रधानमंत्री है तो इनका ज्यादा वैल्यू होगा, नहीं, सभी का समान वैल्यू होगा, ठीक है। समाजवादी में क्या होता है कि सभी का समान वैल्यू होता है। समाजवाद के उत्पादन में मुख्यतः निजी स्वामित्व की जगह सामूहिक स्वामित्व या धन के समान वितरण जोड़ देता है। यह एक शोषण उन्मुक्त समाज की स्थापना चाहता है। यह देखो, समाजवाद में क्या होता है? शोषण मुक्त समाज बनता है। कैसा बनता है? शोषण मुक्त समाज। क्यों शोषण मुक्त? क्योंकि इसमें तो सभी लोगों का समान अधिकार होगा, इसीलिए शोषण मुक्त हो जाएगा, ठीक है। अतः समाजवादी व्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसके अंतर्गत उत्पादन के सभी साधनों, कारखानों तथा विपणन में सरकार का एकाधिकार हो। ऐसी व्यवस्था में उत्पादन निजी लाभ के लिए न होकर किसके लिए होता है? निजी लाभ के लिए न होकर समाज के लिए होता है, ठीक है। अब देखिए, यहां तक एक क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। समाजवाद किससे कहते हैं? यहाँ पे आइए, मैं एक क्वेश्चन आपको करा देता हूं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन आता है
क्वेश्चन आपको से पूछेगा, क्वेश्चन मान लीजिए कि यहाँ पे समाजवाद क्या है, क्या आया क्वेश्चन, क्वेश्चन आया है एग्जाम में समाजवाद क्या है। तो देखो बाबू आपको याद नहीं करना है, बोला हूं ना, मेरे क्लास में पढ़ोगे और याद करोगे तो बहुत दिक्कत बात है, ठीक है। आपको याद नहीं करना है, मैं जो आपको बता रहा हूं वैसे करना। देखो मैंने आपको बताया कि समाजवाद क्या है, क्योंकि समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है, लिखिए समाजवाद, जो आपको याद है वही लिख दीजिए। समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है, एक ऐसी विचारधारा है, विचारधारा है जिसमें जिसमें संसाधनों पर संसाधन मतलब कि सभी चीज जितने से, जैसे मनुष्य भी एक संसाधन ही है, मैं आपको ज्योग्राफी जब पढ़ाऊंगा उसमें बताऊंगा। संसाधनों पर, कारखानों पर और बहुत सारी चीजों पर किसका, सभी लोगों का समान अधिकार होता है, सभी लोगों का समान अधिकार होता है, सभी लोगों का समान अधिकार होता है। आप लोग रफ कॉपी लेकर बैठिएगा, ठीक ना। अधिकार होता है, सभी लोगों का समान अधिकार होता है, उसे उसे समाजवाद कहा जाता है। उसे क्या कहेंगे, समाजवाद, उसे समाजवाद कहते हैं, उसे समाजवाद कहते हैं, ठीक है। इतना लिख दिए तो ठीक है, और इसमें और भी जोड़ना चाहते हैं तो और भी यहाँ से आप जोड़ सकते हैं, ठीक है। और भी लिखना चाहते हैं तो यहाँ से आप जोड़ सकते हैं। किधर गया, देखिए यहाँ से और भी आप जोड़ सकते हैं। समाज ऐसी व्यवस्था जिसमें उत्पादन निजी लाभ के लिए न होकर समाज के लिए होता है। क्या लिखेंगे, जिसमें उत्पादन, इसमें यहाँ से और लिख दीजिए, उसमें यहाँ से और लिख दीजिए, जिसमें ऐसी व्यवस्था जिसमें उत्पादन किसके लिए होता है, उत्पादन मतलब निजी लाभ के लिए ना होकर, निजी लाभ कहने का मतलब कि खुद के लिए लाभ नहीं, मतलब कि सभी लोगों के लिए लाभ होगा, ठीक है। मतलब ऐसी व्यवस्था जिसमें उत्पादन निजी लाभ के लिए न होकर समाज, सारे समाज के लिए होता है। किसके लिए होता है, सारे समाज के लिए होता है, ठीक है। अब देखते हैं कि समाजवाद का उत्पत्ति कैसे हुआ। देखते हैं समाजवाद की उत्पत्ति, एनसीईआरटी बुक है, क्या है, एनसीईआरटी बुक, ठीक ना। एनसीईआरटी बुक से मैं आपको करा रहा हूं क्योंकि एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा एनसीईआरटी बुक से। ध्यान से देखिएगा, आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी आपको पता चलेगा। देखिए समाजवाद की उत्पत्ति कैसे हुआ था। तो देखो समाजवाद भावना का मूलतः उदय कब हुआ था, देखिए यहाँ देखिए ध्यान से, तो समाजवाद भावना का मूलतः उदय 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप हुआ, ठीक है। मतलब समाजवाद का उदय कब हुआ था, 18वीं शताब्दी में हुआ, ठीक है। 18वीं शताब्दी के कैसे हुआ था मैं बताया था, क्योंकि पूंजीपति लोग के द्वारा गरीब लोगों का शोषण हो रहा था, मजदूर लोगों का शोषण हो रहा था, इसीलिए इसका उदय हुआ। औद्योगिक क्रांति ने सभी देशों में आर्थिक व्यवस्था में आमूल परिवर्तन कर दिया था। कुटीर उद्योग धंधों के स्थान पर विशाल पैमाने पर बड़े बड़े उद्योगों के मशीनीकरण तथा पूंजीवादी भावना का विकास के फलस्वरूप यूरोप के विभिन्न देशों में धीरे धीरे पूंजीपतियों के निहित स्वार्थों के और मिल मालिकों की श्रमिक विरोधी नीतियों के कारण सभी देशों के श्रमिकों का जीवन नरकीय बन गया था। उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति निरंतर गिरने लगी। श्रमिकों को कोई अधिकार नहीं था, श्रमिकों को, उनको क्रूर शोषण हो रहा था। ध्यान से सुनिएगा, एक एक लाइन पढ़ाकर मैं आपको समझाऊं क्या हो रहा था कि 18वीं शताब्दी में क्यों हुआ। तो इसका कारण है क्योंकि मतलब कि कुटीर उद्योग कहने का मतलब जो घर में जो अपना मतलब बनाकर नहीं बेचते हैं, आज भी कुटीर उद्योग के फॉर्म में आप समझ सकते हो कि जो घर पर जो घड़ा ये सब बनाकर बेचते हैं वो क्या है, कुटीर उद्योग है। तो क्या हुआ कि अब मतलब हम कपड़ा घर पे बना रहे हैं, मैं कपड़ा घर पर बना रहा हूँ और एगो कपड़ा मशीन में बन रहा है, ठीक है। एगो कपड़ा कहाँ बना है, मशीन में। तो अब आप बताओ कौन बढ़िया होगा, तो घर पर वाला केतनो बना हुआ तो बढ़िया नहीं होगा, हाथ से बनाएंगे तो ना, कौन वाला बढ़िया होगा, मशीन वाला बढ़िया होगा, ठीक है। और घर पर केगो बनाओगे आप ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा एगो कपड़ा बनाएंगे, दिन भर में एगो बनाएंगे, दिन भर में 2 गो बनाएंगे, उससे ज्यादा नहीं। अब मशीन एक एक घंटा में 1000 बना देगा तो कौन के वैल्यू बिकेगा, ये तो बंद हो जाएगा ना सर, घर वाला उद्योग
घर वाला उद्योग बंद हो गया तो जो लोग थे, गरीब लोग थे, वो घर पर कपड़ा बनाकर बेचते थे, वस्तु बनाकर बेचते थे। मशीन का आने से उद्योगीकरण हुआ तो सभी लोगों के पास मशीन आ गया, तो मशीन आ गया तो क्या हुआ, घर का उद्योग सबका बंद हो गया। घर का उद्योग बंद हुआ तो क्या होगा, गरीब लोगों पर क्या हो गया, गरीब लोगों का मतलब कि उनका उद्योग छीन गया, उनका रोजगार छीन गया। ठीक है, और रोजगार छीन जाएगा किसी का भी तो मतलब वो खाएगा कहां से, उसके पास आएगा कहां से, उसको खाने के लिए नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि रोजगार से ही वो करता है। और क्या हुआ कि अब रोजगार तो छीन ही गया, मान लो कि उस गरीब मजदूर का रोजगार छीन गया, वो अपना बनाता था कुटीर उद्योग में कपड़ा बना के बेचता था, लेकिन छीन गया उसका रोजगार। तो क्या सोचे कि चलो भाई अब मशीने में जाके हमनियो काम करल जाए, तो सब चल गया, आया यहाँ पे मशीन में काम करने के लिए। तो मशीन में गए ना तो मशीन मालिक अपने आप को मतलब महाराज समझ रहा है, जो बजे छुट्टी देगा उसका मर्जी है, दिन भर काम करवाएगा, मन है तो दिन भर करवाएगा, 8 घंटा नहीं करवाएगा, 12 घंटा करवाएगा, 15 घंटा बच्चों से काम लिया जाता था। अब उतना घंटा आदमी काम करेगा तो खाएगा कखनी, सूतेगा कखनी, सोचिए, ये है ना बड़ी बात। तो क्या हुआ कि मशीनों में गए काम करने के लिए कारखानों में, लेकिन मशीन मालिक उन पर अत्याचार करने लगा। इसी के कारण समाजवाद का उत्पत्ति हुआ। इसी कारण क्या हुआ, समाजवाद का उत्पत्ति। ठीक है, आगे देखिए, इस प्रकार औद्योगिक क्रांति से प्रभावित देशों ने परस्पर विरोधी तथ्यों तथा एक साथ दिखाई पड़ रहे थे और प्रथम पूंजीवादी व्यवस्था दिन प्रतिदिन मजबूत होती जा रही थी और मध्यम वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर होती जा रही थी ना। मध्यम रूप आर्थिक दृष्टि से निरंतर समृद्धशाली होता जा रहा था। आर्थिक मतलब मध्यम जो बीच में था। देखिए आपको मैं नाइन्थ में पढ़ाए थे, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिए, ऐसा मैं आपको पढ़ाया था, सबसे ऊपर रहता है पूंजीपति, क्या रहता है, पूंजीपति। अब बीच में क्या रहता है सर, बीच में रहता है मध्यम वर्ग, बीच में मध्यम वर्ग। ठीक है, इधर क्या रहता है, इधर रहता है मजदूर वर्ग। सब पर अत्याचार कौन करता है, ये सब पर अत्याचार करता है, सबसे पिछड़ा यही ना हुआ, मजदूर को हुआ। ठीक है, तो मध्यम वर्ग दिन पर दिन शक्तिशाली होता जा रहा था, मध्यम वर्ग। ठीक है, दिन पर दिन समृद्ध होता जा रहा था। द्वितीय श्रमिकों की आर्थिक स्थिति का तेजी से पलायन हो रहा था। मतलब श्रमिक मतलब मजदूर, श्रमिक मतलब क्या, मजदूर लोगों का क्या हो रहा था कि दिन पर दिन उनका स्थिति और दयनीय होता जा रहा था, वो और गरीब होते जा रहे थे मजदूर। इस प्रकार उत्पादन की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण घटक भूखे मरने को बाध्य था। मजदूरों को अपने श्रम संगठन बनाने का अधिकार नहीं था। मजदूर वर्ग पूरी तरह पूंजीपति की दया पर जीवित था। इस प्रकार कहा जा सकता है कि आर्थिक दृष्टि से समाज का विभक्त 2 वर्गों में हो गया। अब देखिए अब क्या हुआ, ध्यान से देखिए, मतलब पूंजीपति वर्ग मतलब अलगे हो गया। ठीक है, मध्यम वर्ग दोनों तरफ से पीस रहा था, मतलब इधरों से मतलब इसका हक मार दिया जा रहा था उधरों से। तो क्या वो समाज हमारा 2 वर्गों में विभाजित हो गया। पहला वर्ग था पूंजीपति वर्ग, दूसरा श्रमिक वर्ग। मध्यम वर्ग भी इसी में आकर समा गया। 9th में पढ़े थे कि 3 वर्ग था, लेकिन जो दूसरा वर्ग था इसी में आकर समाहित हो गया, श्रमिक वर्ग में। ठीक है, याद रखिएगा, मतलब पूंजीपति वर्ग मतलब समाज, उसके बाद क्या होता है 2 वर्ग में विभाजित। ठीक है, आगे चलिए। जिस समय श्रमिक जगत आर्थिक दुर्दशा और सामाजिक पतन की स्थिति से गुजर रहा था, मतलब कि सामाजिक पतन मतलब बहुत निचले स्तर पर चल गया क्या हमारा मतलब श्रमिक, तो क्या हुआ, उसी समय श्रमिकों को कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रभक्तों, विचारक, लेखकों का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। मतलब हमारे देश में भी बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने देश को नीचे दिन प्रतिदिन गिरते हुए नहीं देख सकते हैं, वो अपने देश के लिए उठेंगे, काम करेंगे। तो वैसे भी क्या होते हैं, कुछ राष्ट्रभक्त थे, विचारक थे, लेखक थे, वो सोचे कि नहीं यार हमको देश के लिए काम करना होगा। और वो मतलब पहले अधिकार नहीं था किसी भी लोग को कि वो अपना ग्रुप बनाए, लेकिन सब लोग ये लोग मिलकर अपना एक ग्रुप बनाते हैं और उस ग्रुप का नाम क्या रहता है, समाजवाद। क्या रहता है उस ग्रुप का नाम, समाजवाद। इसी के कारण मतलब फर्स्ट विश्व युद्ध होता है, फर्स्ट विश्व युद्ध होता है, सेकेंड विश्व युद्ध होता है समाजवाद और पूंजीवाद के बीच। अमेरिका कहता है कि मैं पूंजीवाद रखूंगा, और कहता है अमेरिका चाहता है कि पूरी दुनिया में पूंजीवाद हो, और रसिया चाहता है कि पूरी दुनिया में क्या हो सर, पूरी दुनिया में क्या हो, पूरी दुनिया में समाजवाद हो। इसीलिए इन दोनों के बीच हमेशा यही दोनों कारण थे, प्रथम विश्व युद्ध का कारण थे।
द्वितीय विश्व युद्ध का भी कारण थे। ठीक है, मैं बताऊंगा आगे जैसे जैसे आएगा। ठीक है, तो कुछ है मतलब लेखक और मार्गदर्शन प्राप्त को मतलब कि अपने क्या किए कि अपने समर्थन में बहुत सारे लोगों को जमा किए और कहें कि नहीं हमको देश के लिए काम करना होगा। इन व्यक्तियों ने सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में एक नवीन विचारधारा का प्रतिपादन किया, मतलब नया विचारधारा प्रतिपादित किया जिसे समाजवाद कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? समाजवाद के नाम। इन विचारकों में सेंट साइमन, आपको याद रखना है, सबसे आगे मिलाएंगे मैं आपको। ठीक है, आगे मैं मिलाऊंगा आपको सभी से। ठीक है, कौन कौन है? सेंट साइमन कहने गया। हाँ देखिए ध्यान से, देखिए ध्यान से, कौन है? सेंट साइमन। इन विचारों में कौन है? सेंट साइमन, सेंट साइमन, फॉरियर, लुई ब्ला, रॉबर्ट ओवेन, कार्ल मार्क, एंगेल्स एवं विशेष उल्लेखनीय है इन महान विचारकों ने यूरोपीय देशों में प्रचलित प्रचलित आर्थिक व्यवस्था की कड़ी आंदोलन को तथा औद्योगिकरण, औद्योगिक संगठन और पूंजीपतियों श्रमिकों के पारस्परिक संबंधों के विषय में नवीन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। देखिए मैं पूछूंगा आपसे, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएगा निम्नलिखित में ऐसे आएगा कि लुई बेला कौन था? आएगा लुई बेला कौन था? कौन था? एक समाजवादी था। क्या था? देखिए क्या था? एक सॉरी एवरीवन, क्या थे? लुई बेला समाजवादी। यहां से अगर रॉबर्ट ओवेन, ऐसे रॉबर्ट ओवेन क्या था? क्या था? एक समाजवादी। कार्ल मार्क क्या था? कार्ल मार्क समाजवाद था। 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा कार्ल मार्क कौन था, मैं आपको कराऊंगा आगे। ठीक है, मैं बोला हूं कि एक भी क्वेश्चन इस सेशन से नहीं बाहर जाएगा तो नहीं बाहर जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको एक बात करना होगा कि सेशन को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना होगा, तभी पूरा खत्म होगा। ठीक है, अगर चाहते हैं कि मैं थोड़ा सा देकर और हट जाऊं तो नहीं नहीं होगा। ठीक है, आप मतलब एग्जाम में अगर सब टॉपर बनना चाहते हो तो टॉपर के लिए टॉपर वाली मेहनत भी चाहिए भाई, ऐसे थोड़े ही होगा, आपको मेहनत भी करना होगा। और मैं आपके लिए तैयार हूं मेहनत करने के लिए, यदि आप लोग तैयार हो तो। ठीक है, तो तैयार रहिएगा एकदम हमेशा, और शेयर करिएगा उन सभी दोस्तों के साथ, मुझे भी सपोर्ट करना ताकि मैं आपके लिए हमेशा तैयार करता रहूं, ऐसे ही कंटेंट बनाता रहूं। ठीक है, मुझे क्या चाहिए इस लेक्चर पर? कम से कम इस पर 50 लाइक चाहिए, इस पर 50 लाइक चाहिए। आप 50 लाइक्स कंप्लीट कीजिए इसको। ठीक है, तब नेक्स्ट आएगा। चलिए देखिए आगे चलते हैं। आपको से पूछ सकते कार्ल मार्क कौन है, रॉबर्ट ओवेन कौन है, लुई बेला कौन है, सेंट साइमन कौन थे? सब कौन? समाजवादी। ठीक है, कड़ी आलोचना और औद्योगिक संगठन पूंजीपतियों में पारस्परिक संबंधों के विषय में नवीन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया। ठीक है, उत्पादन के नया नया सिद्धांत आपको बताएंगे। कार्ल मार्क का सिद्धांत दिए थे, वो क्या था, प्रतिपादन किए थे। ठीक है, वो सब। ऐतिहासिक दृष्टि से आधुनिक समाज का विभाजन 2 चरणों में किया गया है। मार्क्सवाद, देखिए 2, मार्क्स और उसके पूर्व का समाज एवं मार्क्स के पश्चात का समाज। फिर क्या होता है कि मार्क्सवाद के बाद पूरी दुनिया मार्क्स के मतलब कि एकदम भगवान की तरफ पूजा करने लगता है मार्क्स का। यहाँ से उदित होता है, एगो होता है मार्क्सवाद का उत्पन्न, मार्क्सवाद उत्पन्न होता है यहाँ के बाद पूरी दुनिया में। ठीक है, मार्क्सवाद कहने का मतलब, मार्क्सवाद कहते हैं कि पूरी दुनिया में कोई राजा नहीं होगा, सभी लोग अपने आप में राजा होंगे, सभी लोगों का समान अधिकार होगा, किसी भी लोगों को मतलब कि कम अधिकार नहीं होगा, सभी को समान अधिकार होगा। ठीक है, मार्क्सवाद एक कहता है। ठीक है, आपको मैं आगे पढ़ाऊंगा। ठीक है, देखिए ध्यान से देखिए, मार्क्सवादी इन विचारकों ने इन्हें क्रमशः यूटोपियन यूटोपियन एवं वैज्ञानिक समाजवाद का नाम दिया। आपको से क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय में पूछ रहा है कि यूटोपियन विचारवादी कौन था, तो ये सब क्या है? यूटोपियन विचारवादी है। ठीक है, आपको आएगा क्वेश्चन। तथा उनके कार्यक्रम की प्रकृति अव्यवहारिक थी। अधिकतर यूटोपियन विचारक फ्रांसीसी थे, अधिकतर यूटोपियन विचारक क्या थे? फ्रांसीसी। ठीक है, थे जो क्रांति के बदले शांतिपूर्ण परिवर्तन में विश्वास रखते थे, अर्थात वे संघर्ष के बदले वर्ग समन्वय के हिदायती थे। मतलब वो चाहते थे कि हम क्रांति करें, लेकिन क्या हो? वर्ग संघर्ष, मतलब सभी लोग मिलकर संघर्ष करें, अकेला नहीं, क्योंकि अकेला व्यक्ति संघर्ष करेगा तो उसे सफलता नहीं मिलेगा। आगे देखिए यूटोपियन समाजवादी, यहां से देखते हैं यूटोपियन समाजवादी, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, आप धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं अपने लक्ष्य की तरफ। ठीक है, आपका लक्ष्य होना चाहिए 490 प्लस। ठीक है, 490 नहीं, 450 प्लस कम से कम होना चाहिए, क्योंकि अब तो मतलब बहुत सारे बच्चे मतलब कम पढ़कर भी उतना स्कोर ला लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बहुत हल्का पूछ रहा है। तो आपको एकदम टॉपर वाला 480 प्लस का टारगेट करना है। कितना? लिख के इसको ऐसे करके टारगेट ऐसे बना के जहां पढ़ते हैं वहां पे ऐसे लगा दीजिएगा। ठीक है,
जब भी आप पढ़िएगा पढ़ने का मन नहीं करेगा, इसको देख लेना है, ठीक है, इसको देखना है, अपना टारगेट नहीं भूलना है आपको, ठीक है। देखिए देखते हैं यूटोपियन समाजवादी। यूटोपियन समाजवादी, तो यूटोपियन समाज, प्रथम यूटोपियन समाजवादी, यूटोपियन कहने का मतलब स्वप्नदर्शी, मतलब सुतले सुतले सपना देख रहा है, ठीक है, कि हम राजकुमार होते, राजा होते, उसी को यूटोपियन समाजवादी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मतलब सुतला ही देख रहा है कि हमारा पास एगो कार है, एगो बहुत बड़ा बड़ा मतलब कि मकान है, ये सब है, उसको क्या बोलेंगे, यूटोपियन, यूटोपियन समाजवादी, याद रखिएगा। यूटोपियन समाजवादी स्वप्नदर्शी समाजवादी, मतलब जिसे समाजवादी विचारधारा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है समाजवाद के विकास में। एक फ्रांसीसी विचारक सेंट साइमन था। पूछेगा आपसे कि सेंट साइमन कौन था? सेंट साइमन कौन था? फ्रांसीसी विचारक था, ठीक है। उसका मानना था कि राज्य एवं समाज को इन ढंग से संगठित करना चाहिए कि लोग एक दूसरे को शोषण करने के बदले मिलजुल कर प्रकृति का दोहन करें। कहना, देखो सेंट साइमन चाहता था कि हम लोग एक दूसरे के शोषण कर रहे हैं, किसी भी चीज का विकास के लिए, गांव के विकास के लिए मुखिया जी के पास मतलब कि देखो जैसे कि गांव के विकास के लिए मान लीजिए कि यहाँ से पैसा, मतलब यहाँ से सरकार से पैसा चला, ठीक है, सरकार से पैसा चला 1000, ये देखो 1000 चला, मान लीजिए कि नहीं, यहाँ से मान लेते हैं कि चला 10 लाख पैसा चला, 10 लाख, ठीक है, कई दहाई सैकड़ा हजार, 10 लाख, ठीक है, 10 लाख चला किसी का घर बनाने के लिए, मतलब कि जो नहीं होता है, क्या मिलता है, जो घर बनते कोल्ली सब होता है, माने कि यहाँ से 10,000 चला, और एक गरीब आदमी के पास पहुंचते पहुंचते 5 लाख हो जाता है। ये 5 लाख बीचवा में क्या हो जाता है, बताइए, बीचवा में क्या हो जाता है? तो बीचवा में खा जाता है, मतलब जिसके पास जाता है वही चाहता है कि मैं मतलब कुछ परसेंट इसका लेता है, ले लेता है ना, तो ये चाहता है कि नहीं, हम लोग अपने में अपना शोषण कर रहे हैं, इसके बजाय आपस में मिलकर प्रकृति का दोहन करें। तो मतलब कि प्रकृति में बहुत सारे, प्रकृति कहने का मतलब ये दुनिया, इस दुनिया में बहुत सारे चीजें हैं जिसको हम मिलकर, हम सभी मिलकर, मतलब मिलकर आपस में विकास करे और खोजे कि क्या क्या है। जैसे कि आप देखिएगा पूरी दुनिया में मतलब बहुत ज्यादा पानी है, पानी में समुद्र है, समुद्र में केवल 20% ही भाग खोजा गया है, और 80% भाग में कोई गए नहीं किया है, यहाँ देखबे नहीं किया जाके कि है क्या। तो यही बोलते हैं, यही बोलता है क्या सेंट साइमन, कहता है कि हम आपस में एक दूसरे का शोषण करने के बजाय क्या करे, प्रकृति का दोहन। समाज को निर्धन वर्ग के भौतिक एवं नैतिक उत्थान के लिए कार्य करना चाहिए। कहते हैं कि समाज में निर्धन वर्ग के भौतिक एवं नैतिक, कहते हैं कि जो निर्धन कहने का मतलब गरीब लोग, गरीब लोग के भौतिक और नैतिक उत्थान मतलब उनका विकास के लिए काम करना चाहिए। उन्हें घोषित किया गया प्रत्येक को उसकी क्षमता के अनुसार तथा प्रत्येक को उसके कार्य के अनुसार आगे, यही समाजवाद का मूल। मतलब ये कहना चाहते हैं कि राजा का बेटा अब राजा नहीं बनेगा, जिसमें क्वालिटी होगा वही राजा बनेगा। लेकिन हम आजकल क्या देख रहे हैं कि नीतीश कुमार जी का बेटा जी ही बनेंगे मंत्री, ठीक है, तो क्या हुआ, राजा का बेटा ही राजा बनेंगे, ये तो पुराना ही बात हो गया। आज भी हम लोग कर रहे हैं फॉलो, ठीक है, हम लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं, ये मतलब कुछ करप्ट लोग बैठे हुए हैं हमारे सिस्टम में जो उसको चला रहे हैं, ठीक है। चलिए इस पर छोड़ देते हैं। यहाँ देखिए हम लोग का टॉपिक क्या था, कहना चाहते हैं कि उसकी क्षमता, मतलब उसमें जिसका क्षमता होगा, आप जितना पढ़ने में तेज हो उतना ही नंबर मिलेगा। आप मतलब मास्टर के बेटा हो तो इसके मतलब ये नहीं कि 100 में 100 ला दोगे, नहीं, जो जितना तेज होगा उसको उतना ही मतलब नंबर मिलेगा, उसकी क्षमता के अनुसार प्रत्येक को उसके कार्य के अनुसार जितना काम करेगा उतना ही पैसा मिलेगा, ठीक है। ये तो प्रकृति का नियम है, लेकिन हम लोग नियम को भी बदल देते हैं, ठीक है। यही समाजवाद का मूल उद्देश्य मतलब उद्देश्य है। समाजवाद का मूल उद्देश्य क्या है कि मतलब जितना काम कीजिएगा उतना ही आपको मिलेगा, ठीक है। एक अन्य महत्वपूर्ण यूटोपियन विचारक चार्ल्स फॉरियर था। कौन था? चार्ल्स फॉरियर। अब चार्ल्स फॉरियर क्या कहता था? वह आधुनिक औद्योगिकवाद था, वह औद्योगिकवाद था, वो औद्योगिकवाद में विकास रखता था, ठीक है। औद्योगिकवाद मतलब समझिएगा क्या, उद्योगों का विकास, ठीक है, उद्योगों का विकास। आगे देखिए, यहां से देखते हैं, देखिए अब आएंगे सभी से आपको मिलवाने वाला हूं पारा पारी करके, ठीक है। अरे यार वहां पे क्या था, क्या था, देखिए यहाँ पे ए कौन था? चार्ल्स फॉरियर। चार्ल्स आधुनिक औद्योगिकवाद का विरोधी था, हम नीचे नहीं देखे, ठीक ना। ये क्या था? आधुनिक औद्योगिकवाद का विरोधी। ये चाहते थे कि औद्योगिकवाद नहीं हो, क्यों? क्योंकि औद्योगिकवाद हुआ तो कुटीर उद्योग तो बंद हो गया ना, जो लोग घर में कपड़ा बनाकर बेच रहे थे वो तो बंद कर दिए बनाना, अब कंपनी में काम करने वो चला गया,
कंपनी वाला तो मतलब उस पर अति अपना मन से मतलब काम करवा रहा है, 8 घंटा की जगह 15 घंटा और वेतन दे रहा है 8 घंटा का, तो दिक्कत है ना। यह से आधुनिकवाद का मतलब विरोधी था। उसका मानना था कि श्रमिकों को छोटे नगर अथवा कस्बों में काम करना चाहिए। वो कहता था कि श्रमिक जो मजदूर वर्ग है उनको कहाँ काम करना चाहिए, नगर अथवा कस्बों में काम करना चाहिए। उसने किसानों के लिए एक प्लान बनाए जाने की योजना रखी, परंतु वह योजना असफल रही। वो बनाया प्लान लेकिन फेल हो गया वो, ठीक है। फ्रांसीसी यूटोपियन चिंतकों में एकमात्र व्यक्ति जिन्हें राजनीति में भी हिस्सा लिया लुई ब्ला था। कौन था, मतलब यूटोपियन विचारवादी तो बहुत सारा था, लेकिन जो राजनीति में हिस्सा लिया था वो कौन था, लुई ब्ला था। उसने सुधार क्रम कार्यक्रम अधिक व्यवहारिक थे, मतलब उसका उसे वह सुधार पर, समाज में सुधार पर बहुत ज्यादा ध्यान देता था। उसका मानना था कि आर्थिक सुधारों को प्रभावकारी बनाने के लिए पहले सामाजिक सुधार आवश्यक है। कहता है कि आर्थिक सुधार करने के लिए, आर्थिक मतलब पैसा कौड़ी के सुधार, पैसा आने वाला, तो पैसा सुधार, पैसा आने वाला सुधार कैसे होगा, तो कैसे होगा सर, तो उसके लिए सबसे पहले राजनीतिक सुधार जरूरी है। क्योंकि राजनीति में हम बैठा देंगे अनपढ़ों को तो वो क्या करेंगे, वो क्या करेंगे, देश चलाएंगे नहीं, देश को बर्बाद कर देंगे। और देश को बर्बाद कर देंगे तो जैसे आज की स्थिति में हमारा डॉलर गिरता जा रहा है, डॉलर क्या होता जा रहा है, डॉलर नहीं, डॉलर तो मतलब हमारा रुपया गिरता जा रहा है, रुपया। और मीडिया वाले तो दिखा ही नहीं रहे, वो तो दिखा रहे हैं कहाँ पे दिखाना चाहिए क्या और क्या दिखा रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, जिसने राजनीति में भी हिस्सा लिया लुई ब्ला, उसके सुधार कार्यक्रम अधिक व्यवहारिक थे। उसका मानना था कि आर्थिक सुधारों को प्रभावकारी बनाने के लिए पहले राजनीतिक सुधार आवश्यक है। फ्रांस से बाहर सबसे महत्वपूर्ण यूरोपियन चिंतक ब्रिटिश उद्योगपति रॉबर्ट ओवेन था। कौन था, तो फ्रांस में बहुत सारे थे यूरोपियन विचारक, लेकिन एक वो फ्रांस से बाहरी था, उसका नाम क्या था, रॉबर्ट ओवेन। रॉबर्ट ओवेन क्या था, ये है रॉबर्ट ओवेन, ठीक है, देख लीजिए ध्यान से। रॉबर्ट ओवेन फ्रांस का था, फ्रांस का नहीं सॉरी, कहाँ का था, इंग्लैंड का। रॉबर्ट ओवेन स्कॉटलैंड के था, ठीक है। स्कॉटलैंड के न्यू लुनार्क नामक स्थान पर एक फैक्ट्री था, ये वो फैक्ट्री के मालिक था, ठीक है। और ये चाहता था ये भी समाज आर्थिक औद्योगिकरण का, ये भी मतलब अब धीरे धीरे आपको समझ में आ रहा है औद्योगिकरण क्या होता है। शुरू शुरू समझ पढ़िएगा ना तो कुछ समझ में नहीं आएगा, ढेर लेकिन को तो समझ में नहीं, तो चोरी मार के बना लेता है, मतलब कि बहुत सारे, आपको वो सब काम नहीं करना है। क्योंकि आप मतलब चीटिंग करके पास हो सकते हो, टॉपर नहीं बन सकते हो। टॉपर बनने के लिए आपको में क्वालिटी होना चाहिए, ठीक है, आपको टॉपर बनना है। ध्यान से देखिए, उसने स्कॉटलैंड के न्यूयॉर्क के कहाँ पे इसका था, तो न्यूयॉर्क में एक फैक्ट्री था, ठीक है। इस फैक्ट्री में उसने श्रमिकों को अच्छी वैतनिक सुविधाएं प्रदान की और फिर उसे ऐसा महसूस किया कि मुनाफा कम होने के बजाय और भी बढ़ गया। ये क्या देखा, देखो ये प्रयोग करता है, क्या करता है प्रयोग, ये अपना कंपनी में लोगों को मतलब कम से नहीं ज्यादा सैलरी देता है, तो देखा ना, तो इसका मुनाफा बढ़ गया। मतलब कि पहले कमा रहा था ये 10,000, अब कमा रहा है 20,000, और सैलरी ज्यादा दे रहा है अपना मतलब काम करे वाला का, तो अब ज्यादा कमा रहा है। क्यों कमा रहा है ऐसा, तो आइए इसके पीछे का रीजन को समझते हैं। देखिए क्यों कमा रहा है, देखो क्यों क्या हो रहा है कि सैलरी जब ज्यादा दे रहा है तो मजदूर वर्ग ज्यादा खुश हो रहा है, खुश हो रहा है ना। हाँ, तो ज्यादा खुश हो रहा है तो ज्यादा काम करेगा और अपने मालिक से खुश रहेगा मजदूर, और ज्यादा काम करेगा तो फायदा किसका होगा, कंपनी का होगा। तो ये देखा कि फायदा हो रहा है, ठीक है। वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि संतुष्ट श्रमिक वास्तविक श्रमिक, मतलब कि जो संतुष्ट श्रमिक है वही वास्तविक श्रमिक है। परंतु उपयुक्त चिंतकों ने प्रबुद्ध चिंतकों की तरह मानव के मूलभूत अच्छाई एवं जगत की पूर्णता में विश्वास किया। इन्होंने वर्ग संघर्ष के बदले वर्ग समन्वय पर बल दिया, वर्ग संघर्ष के बदले वर्ग समन्वय पर बल दिया। इन चिंतकों का अपना योगदान है। प्रथम ये आरंभिक चिंतक हैं जिन्होंने पूंजी और श्रम के बीच संबंधों की समस्या का निराकरण करने का प्रयास किया। दूसरे मार्क्स ने इनकी विफलता से सबक लिया और फिर इन्हें आगे बढ़ा। अब देखिए ये देखेंगे मार्क्सवाद, कार्ल मार्क्स, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेते हैं, ठीक है। चलिए थोड़ा सा पानी उनी पी लीजिए, ठीक है। चलिए देखिए, साथ साथ लेके बैठिएगा पानी सब, ठीक है, क्योंकि मेरा क्लास मैं आज इसका खत्म करूंगा, ठीक है। आप मतलब कि कोशिश कीजिएगा कि एक बार में इसको खत्म कर दें।
चलिए देखते हैं, यहां तक होगा मार्क्स के बाद अब देखते हैं, यहां से बहुत क्वेश्चन आता है। चलिए देखते हैं, ठीक ना, आगे चलते हैं। देखिए मार्क्स के बाद देख लेते हैं, उसके बाद चलेंगे, ठीक है। देखिए कार्ल मार्क्स, इनका पूरा नाम था कार्ल मार्क्स, ठीक है। इनका जन्म कब हुआ था, याद रखिए दीर्घ उत्तरीय में पूछा गया है, दीर्घ उत्तरीय 5 नंबर वाला पूछा गया है, ठीक है। कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था 1818 ईस्वी में, निधन हुआ था 1883 में। मतलब कि ज्यादा समय जिए नहीं, लेकिन ये ऐसा काम करके गए ना कि अभी तक दुनिया में राज करते हैं, समझ जाइए। तो आपका जिंदगी छोटा होना चाहिए, ये ना कि बड़ा हो और कुछ किए ही नहीं, छोटा भले ही हो बट समाज के लिए ऐसा काम करना है कि लोग याद रखें, ठीक है। कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था, 5 मई 1828 ईस्वी को जर्मनी में राइन प्रांत के ट्रियर नगर में एक यहूदी परिवार में हुआ था। यहूदी परिवार मतलब अमीर में हुआ था। यहूदी परिवार पहले के अमीर होता था, ठीक है। यहूदी परिवार जैसे आज हमारे भारत में जो ब्राह्मण राजपूत ये सब होते हैं ना अमीर लोग, तो वैसे यहूदी परिवार होता था यूरोप में, ठीक है। कहा हुआ था, जर्मनी में हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। कार्ल मार्क्स के पिता हेनरिक मार्क्स तथा एक प्रसिद्ध वकील थे, ये वकील के बेटे थे, ठीक है ना, छोटा मोटा के नहीं बेटे थे, जिन्होंने बाद में चलकर ईसाई धर्म को ग्रहण कर लिया, बाद में ईसाई धर्म ग्रहण कर लेते हैं। मार्क्स ने बोन विश्वविद्यालय में विधि की शिक्षा ग्रहण की, किसकी शिक्षा, विधि की शिक्षा। 1823 में बर्लिन विश्वविद्यालय में चले आए, फिर 1823 में कहा बर्लिन विश्वविद्यालय, जहां उनके जीवन में एक नया मोड़ लिया, ठीक है। फिर वहां पे मोड़ लिया जीवन, कैसे मोड़ लिया देखिए। मार्क्स हिगेल के विचारों से प्रभावित हुए। हिगेल कौन था, महान दार्शनिक था। हिगेल कौन था, महान दार्शनिक। हिगेल कौन था, महान दार्शनिक था, ठीक है। इसके विचारों से ये प्रभावित हो गए। 1843 में बचपन के मित्र जेनी से ब्याह किए थे, किससे ब्याह किए थे, जेनी से। इनके बचपन के गर्लफ्रेंड था, उसी से शादी किए थे, ठीक है। और उसने राजनीतिक एवं सामाजिक इतिहास पर माउंटेस्क्यू तथा रूसो के विचारों का मतलब रूसो भी दार्शनिक था, ये भी दार्शनिक था। रूसो याद रखिएगा क्या था, दार्शनिक। दार्शनिक कहने का मतलब कि रिसर्च कहने वाला, रिसर्च करने वाला, जो अलग अलग देशों पर रिसर्च करता है उसी को दार्शनिक बोलते हैं। फिर बाद में क्या होता है, उसने राजनीतिक एवं सामाजिक इतिहास पर मार्टेंगू तथा रूसो के विचार का गहन अध्ययन किया। ये है कार्ल मार्क्स, देखिए ध्यान से, इनका फोटो थंबनेल पर भी आपको मिलेगा, ठीक है, क्योंकि यही चैप्टर का हीरो यही है, ठीक है। गहन अध्ययन किया। कार्ल मार्क्स की मुलाकात पेरिस में 1844 में फ्रेडरिक एंगल्स से हुई, जिसमें जीवन भर उसकी गहरी मित्रता बनी रही, इससे मित्र बनाए, ठीक है। एंगल्स के विचारों एवं रचनाओं से प्रभावित होकर मार्क्स ने भी श्रमिक वर्ग के कष्टों एवं उनके कार्यों की दशा पर गहन विचार करना आरंभ किया। मतलब कि गहन विचार करना आरंभ किया कि नहीं यार, गरीब लोग बड़ी मतलब मजदूर वर्ग बड़ी अथी में दिक्कत में है, और क्या किया, विचार करना आरंभ किया। मार्क्स ने एंजल के साथ 1848 में दास कैपिटल साम्यवादी घोषणा पत्र का प्रकाशित किया। किसका, साम्यवादी घोषणा पत्र प्रकाशित करते हैं कब, 1848 में, ठीक है, जिसे आधुनिक समाजवाद का जनक कहा जाता है। साम्यवादी घोषणा पत्र को आधुनिक समाजवाद का जनक कहा जाता है, याद रखिएगा, बीबीए क्वेश्चन है, ठीक है। जिसे उपयुक्त घोषणा पत्र में मार्क्स ने अपने आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विचारों के को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया है। मार्क्स विश्व के उन गिने चुने चिंतकों में है जिसने इतिहास की धारा को मानक रूप से प्रभावित किया। और मार्क्स ने 1867 में किसका स्थापना करते हैं,
देखिए 1867 में स्थापना करते हैं, 1867 में स्थापना करते हैं दास कैपिटल का। ठीक है, याद रखिएगा, एकदम VVI क्वेश्चन है। ठीक है, VVI मतलब कि एकदम पूछा गया है बहुत बार। ठीक है ना, जिसे समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? समाजवादियों का बाइबल। देखिए ऐसा मतलब एनसीईआरटी बुक है, इसलिए आपको थोड़ा मतलब अच्छा क्वालिटी में नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि ये सरकारी बुक है। सरकारी बुक ऐसा ही होता है। ठीक है, सरकारी बुक आपके पास नहीं है तो टेंशन नहीं लेना है, मैं आपके पास भेज दूंगा। मेरे पास इस नंबर पे मैसेज करना, मैं ये बुक आपको इस चैप्टर का नोट्स दे दूंगा। ठीक है, इस पर मैसेज करना। ठीक है, और एक और बात याद रखना बाबू का 1848 में किसका स्थापना? साम्यवादी घोषणा पत्र का प्रकाशित करते हैं। क्या? साम्यवादी घोषणा पत्र। ठीक है, आगे देखिए, मार्क्स के सिद्धांत। मार्क्स के 5 गो सिद्धांत है। पहला सिद्धांत था द्वंदात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत। पहला क्या सिद्धांत था? द्वंदात्मक भौतिक। दूसरा था वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। चाहते थे कि सभी लोग संघर्ष करें, कोई लोग बिना मतलब कि मतलब काम किए नहीं रहे। नहीं होता है कि राजा लोग काम नहीं करे, काहे नहीं काम करेगा भाई? उसको ऐसे ही, उसका पेट नहीं है, केवल मजदूर ही काम करेगा, सभी लोग काम करेंगे, ये चाहते थे। इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या, कि इतिहास को पहले समझा जाए, उसको समझा जाए कि हम इतिहास में क्या गलती किए थे, अब क्या गलती दोहराना नहीं चाहिए। ठीक है, वैसा। मूल्य एवं अतिरिक्त मूल्यों का सिद्धांत। मूल्य एवं अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। पांचवा, राज्य एवं वर्गहीन समाज की स्थापना। ये चाहते थे कि राज्यहीन और वर्गहीन समाज स्थापित हो। हम लोग भारत में भी क्या है, सभी लोग जातियों में बटे हुए हैं, इसी कारण हमारा देश पीछे है। राज्य में बटे हुए हैं हम सभी लोग, जाति में बटे हुए हैं। हम लोग वोट देते हैं किसके नाम पे? जाति के नाम पे वोट देते हैं। चाहते थे, मार्क्स बात कहता है, मार्क्स सिद्धांत था कि जाति में नहीं बटना है, वर्ग में नहीं बटना है हम लोग को, सभी लोगों को सभी का साथ देना। ऐतिहासिक भौतिकवाद। ठीक है, मार्क्स के द्वारा इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या प्रस्तुत की गई। उसने कहा कि इतिहास की साधना एवं पर नियंत्रण के लिए दो वर्गों के बीच चल रहे निरंतर संघर्ष की कहानी है। उसके आधुनिक इतिहास के प्रत्येक घटना एवं परिवर्तन का मूल में आर्थिक शक्तियां हैं। उत्पादन प्रणाली के प्रत्येक परिवर्तन के साथ सामाजिक संगठन में परिवर्तन हुआ। इतिहास, आगे देखिए, इतिहास के 5 चरण अब तक दृष्टिगोचर है और छठा चरण आने वाला है। इस प्रकार कार्ल मार्क्स के अनुसार निम्नलिखित 6 ऐतिहासिक चरण। ध्यान से देखना बाबू, यहाँ से बहुत कहेगा कि बहुत बड़े साइंटिस्ट इनको बोल दे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्यों बहुत बड़े साइंटिस्ट बोल रहे हैं सर, बताइए यहाँ पे? तो देखिए, पहले ही बता दिए थे, इनका जन्म कब हुआ था? 1818 में। ठीक है, आई आई, आई जीए कब थे? 1883 तक। ठीक है, मतलब यही, हाँ यही तक दिए थे। तो 1800 ईस्वी में बता दिए थे कि समाज में हमारा 6 चरण आएगा। कौन चरण? 6 वो चरण आएगा। पहला, आदिम साम्यवाद युग जो खत्म हो गया। आदिम से ये जो प्रिमिटिव कम्युनिज्म ये खत्म हो गया। ठीक है, दूसरा आएगा दासता का युग आएगा, ये भी खत्म होगा। स्लेवेज, ये भी खत्म। अगला आएगा सामंती युग आएगा, फ्यूडल एज आएगा, इंग्लिश में नहीं याद रखना। अगला आएगा पूंजीवादी युग आएगा, इसके बाद आएगा समाजवादी युग, इसके बाद साम्यवादी युग आएगा। अभी किस क्या चल रहा है? साम्यवादी। याद रखिएगा 6 को, बहुत VVI है। ठीक है, आपको मैं ये सभी लिखना सिखाऊंगा, दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन लेके आऊंगा। तो ठीक है, इसलिए मैं आपको एक बार पूरा मतलब पढ़ा दे रहा हूँ अच्छा से। ऐसा देखो बाबू, ऐसा कोई नहीं पढ़ाएगा, मैं ये चैलेंज ठोक कर रहा हूँ। भले ही आपका छोटा चैनल है, लेकिन मैं आपको कंटेंट हाई लेवल का देने का कोशिश करता हूँ, जहां से आपके एग्जाम में एक एक क्वेश्चन छपे। और एग्जाम होगा जिस दिन, उस दिन मैं एक एक क्वेश्चन दिखाने वाला हूँ आपको, एक एक क्वेश्चन यहीं से छपेगा आपको। ठीक है, मार्क्स के प्रथम अंतरराष्ट्रीय संघ। ध्यान से देखिएगा, समाजवादी आंदोलन के इतिहास की एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना थी। समाजवादी आंदोलन हो रहा था, उसमें एक महत्वपूर्ण घटना थी। 1864 में प्रथम अंतरराष्ट्रीय संघ की स्थापना हुई। कब हुआ? 1864 में प्रथम अंतरराष्ट्रीय संघ की स्थापना। इस संघ की स्थापना का श्रेय मार्क्स को है। किसको है? मार्क्स ने ही स्थापित किया था। उनके अपने उद्घाटन भाषण में मार्क्स ने मजदूरों को महत्वपूर्ण बात समझाने की चेष्टा की और कहा, मतलब समझाने की मजदूरों को कोशिश किए थे और कहे थे कि वे अपनी मुक्ति स्वयं ही और अपने प्रयत्नों के द्वारा ही कर सकते हैं। कहें कि देखो भाई, तुमको कोई दूसरा कोई आजाद नहीं कराएगा, तुमको आजाद करने के लिए तुमको खुद लड़ना होगा, किसी और नहीं आपके लिए काम कर रहे हैं। मजदूरों को बोले। ठीक है, जब तक कि उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व व्यक्तिगत हाथों में, तब तक मशीनों का सुधार
उद्योगों में वैज्ञानिक के प्रयोग और उत्पादन कला में किसी भी सुधार से श्रमिक की स्थिति में कोई सुधार नहीं हो सकता। इसीलिए उनका अंतिम लक्ष्य पूंजीवादी का विनाश होना चाहिए और चाहते थे कि पूंजीवादी का विनाश हो और इसी कारण विश्व युद्ध हो जाता है। ठीक है, आपके मैं आगे पढ़ाऊंगा कैसे कैसे होता है। इतिहास पढ़ने में बहुत मजा आता है, सच्चे में मुझे बहुत मजा आता है इतिहास पढ़ने में। मुझे पढ़ने में भी मजा आता है, पढ़ाने में भी मजा, क्योंकि पढ़ा हूं बहुत बार तभी पढ़ा रहा हूं आपको। अंतिम लक्ष्य पूंजीवाद का विनाश होना चाहिए। इस सम्मेलन में नारा बुलंद किया गया, अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं और कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं। कहा कि अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं, कभी कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं है नारा। दूसरा, द्वितीय अंतरराष्ट्रीय संघ, सेकेंड इंटरनेशनल, विभिन्न देशों के समाजवादी दलों के एक अंतरराष्ट्रीय संगठन के तहत सूत्रबद्ध करने के लिए जुलाई 1889 को पेरिस में एक सम्मेलन हुआ, जिसे 20 देशों के 400 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। द्वितीय अंतरराष्ट्रीय संघ के नाम से जाना जाता है। इस संघ की स्थापना मार्क्सवाद समाजवाद के तेजी से फैलाने का द्योतक था। इस सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया कि देखो, पहला प्रथम सम्मेलन हो गया 1800 कब हुआ प्रथम सम्मेलन, प्रथम अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन हो गया ये हुआ, ठीक है, मतलब 1864 में। द्वितीय हुआ 1889 में। ठीक है, इन दोनों में क्या सम्मेलन में लिया गया, क्या निर्णय लिया गया? निर्णय यही लिया गया कि हम लोग को दुनिया में क्या फैलाना, समाजवाद। ठीक है, कि प्रत्येक वर्ष एक मई को मजदूर वर्ग एकता दिवस के रूप में। देखो, यहीं से जन्म होता है मजदूर दिवस मनाने का। ठीक है, अब पूरी दुनिया में मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को। याद रखिएगा, आपको से पूछेगा 1 मई को क्या मनाया जाता है? मजदूर वर्ग की स्थापना हुआ, इसीलिए इस दिनों का मजदूर दिवस मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, एकदम VVI आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में देखिएगा, यहाँ से लड़ा हुआ है। ठीक है, और देखो यहाँ से मजदूरों के लिए 8 घंटे के कार्य दिवस की मांग की गई। मजदूरों के लिए मांग किया गया कि वो 8 घंटा काम करेंगे। ठीक है, इसका अंतरराष्ट्रीय सचिवालय ब्रुसेल्स में स्थापित किया गया। 1 मई 1890 को सारे यूरोप और अमेरिका में लाखों मजदूरों ने हड़ताल और प्रदर्शन किया। लाखों मजदूरों ने हड़ताल किया, प्रदर्शन किया। तब 1 मई अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में सारे संसार में मनाया जा लगा, पूरा दुनिया मनाया जाने लगा उस दिन से मजदूर दिवस। ठीक है, द्वितीय अंतरराष्ट्रीय संघ की स्थापना सबसे बड़ी उपलब्धि थी, संघ थी, यह सबसे बड़ी उपलब्धि थी। ठीक है, द्वितीय अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस मतलब कि अंतरराष्ट्रीय संघ का। ठीक है, सैन्यवाद एवं युद्ध के विरुद्ध आंदोलन तथा सभी राष्ट्रों को बुनियादी समानता तथा राष्ट्रीय स्वतंत्रता के उनके अधिकार पर जोर, मतलब कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता, मतलब दुनिया में सभी लोग अब आजाद होना चाहिए, ऐसा मतलब अब हुआ। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अब ज्यादा नहीं बचा है, बोल्शेविक क्रांति बचा है, फिर रूस में क्रांति होगा, फिर रूस का युद्ध होगा जापान के साथ और जापान को हराएगा रूस। यहाँ से बहुत इंटरेस्टिंग आपका मतलब होगा। देखिए, आपको थोड़ा सा है, ले लीजिए, इसके बाद खत्म हो जाएगा। न्यू आर्थिक नीति यहाँ से खत्म हो गया। ठीक है, चलिए देखिए, हाँ, इसके बाद हो जाता है, आधा कर लेते हैं, आधा कल करेंगे ना। यहाँ से कल करेंगे। ठीक है, यहाँ तक हो गया, बोल्शेविक क्रांति कल करेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको कल करेंगे, समझेंगे कि जो रूस में कैसे हुआ था, मतलब क्या बोला जाता है, रूस में कैसे मतलब आंदोलन हुआ था, और ये जार निकोलस द्वितीय है, इसको राजगद्दी से हटाया गया था। और ये देखिए, यहाँ पे युद्ध हो जाता है रूस में, रसिया बड़का देश और जापान छोटा सा देश, लेकिन जापान हरा देता है रसिया को। कैसे हराता है वो मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, यहाँ देखिए जार की, इसका कारण क्या था कि आंदोलन होता है। ठीक है, तो आप कल के सेशन में करेंगे, ठीक ना। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत, अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए अच्छा से, और डेली क्लास कीजिए, क्लास स्किप नहीं करना है कभी, क्योंकि आपको टॉपर बनना है, अपनी मम्मी पापा के सपना को पूरा करना है। क्योंकि जो लोग आपको चाहते हैं कि वो सफल नहीं हो, फेल हो जाए, उसको दिखाना है करके। ठीक है, किसके लिए दिखाना है? तो अपने मम्मी पापा के लिए करके आपको दिखाना है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत, अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से पढ़ाई करते रहेंगे।